हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें मियोसिस। देखो एक डायग्राम बनाया है जस्ट अभी कि मान लो ये एक सेल है। मियोसिस में हमने क्या बोला कि जो एक सेल होती है वो अपनी 4 सेल बनाती है, लेकिन इसकी जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोजोम यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हाफ होता है पेरेंट के कंपेयर में। मियोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो 2 जगह आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये जो पहला एरो रहता है दैट रिप्रेजेंट द मियोसिस 1 और जो ये सेकंड एरो रहता है ये रिप्रेजेंट करता है मियोसिस 2 को। क्या फर्क है, ये मान लो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम। जब पहली मियोसिस हुई तो उस टाइम पे 1 से 2 बनी सेल्स, लेकिन उन दोनों सेल्स में एक बार देखो जो क्रोमोसोम थे वो हाफ हो गए, 46 से कितने हो गए 23। अब 2 सेल से 4 बनी, इसको बोलते हैं मियोसिस 2, लेकिन इसको इक्वल माना जाता है माइटोसिस के ही। ऐसा किस लिए बेटा, 2 से 4 सेल तो बनी लेकिन चारों सेल में क्रोमोसोम का नंबर है 23 और 23। इसका क्या मतलब हुआ कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये है रिडक्शनल सेल डिवीजन और ये है इक्वेशनल सेल डिवीजन। मियोसिस 2 तो हमें माइटोसिस के जैसा ही तो दिख रहा है। देखो 1 से 2 सेल्स बनी, पेरेंट सेल में भी 23 नंबर और डॉटर सेल्स में भी 23 नंबर, लेकिन मियोसिस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लियर कि जब हम इस मियोसिस की बात करेंगे रेप्लिकेशन जरूर होती है, लेकिन मियोसिस में आपको 2 मेटाफेज देखने को मिलती है। 2 मेटाफेज का मतलब इसमें भी न्यूक्लियस का डिवीजन अलग, साइटोप्लाज्म का डिवीजन अलग और इसमें भी अलग। क्लियर, यानी कि देखो 1 से 2 बनी, 2 ने 4 तो बनाया लेकिन इस 2 ने अपनी 2 अलग बनाई, इसने अपनी 2 अलग बनाई। 4 तो बनी बट 2। यहाँ पर भी न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ साइटोप्लाज्म का, और जब ये इनमें कन्वर्ट हुई तो यहाँ भी। यही कारण है कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होने की वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 होती है तो डीएनए जरूर कट जाता है, लेकिन इस टाइम पे डीएनए की कोई रेप्लिकेशन हमें नहीं देखने को मिलती। क्लियर बेटा, तो ये देखो जो पहला डिवीजन होता है दिस वन इज नोन एज हेटेरोटिपिक रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो गया। सेग्रीगेशन वगैरह भी हो जाता है कि जो क्रोमेटिड्स रहती हैं वो बिल्कुल अपने जो पेरेंट क्रोमोसोम है उससे अलग होती है। अब ये जो क्रोमेटिड है ये वापिस से सेकंड डिवीजन भी, यानी कि जो ये चीज बनी वापिस से सेकंड डिवीजन होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं इक्वेशनल। क्यों? क्योंकि 2 से 4 जरूर बनती है लेकिन चारों में उतने ही क्रोमोसोम का नंबर है जो कि उसके पेरेंट के अंदर होता है। तो क्या कहता है कि जब हम मियोसिस की बात करेंगे, मियोसिस के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। क्या? 2 डिवीजन होते हैं बट नो डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू सेकंड डिवीजन। इसका मतलब देखो जब ये इसमें कन्वर्ट हुई तो रेप्लिकेशन हुई कि हाफ हाफ चला गया, लेकिन जब ये इन्होंने अपनी और कॉपी बनाई तो यहाँ इस सेकंड डिवीजन के टाइम पे मियोसिस 2 में आपको कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलती। क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के बीच में क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब है कि इसके कैरेक्टर इसमें या इसके कैरेक्टर इसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होती है उनमें अलग अलग कैरेक्टर रहते हैं। मैम क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आया है ना? डायग्राम दिखाती हूँ। माइटोसिस और मियोसिस का मेन फर्क समझ में आया, और सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो आता है इसकी प्रोफेज का। कैसे? जब हम मियोसिस 1 की बात करेंगे, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 5 स्टेजेस में डिवाइड है। वहां पर तो हमने पढ़ा अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। यहाँ पर हम प्रोफेज को 5 स्टेजेस में, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ये मियोसिस 1 के हैं, फिर मियोसिस 2 के वो दिखाऊंगी आपको बाद में। इंटरफेज उसकी जैसी है, ठीक है। अब याद करो कि मेटाफेज, ये मेटाफेज है। मेटाफेज माइटोसिस में भी सेम कंडीशन होती है, मियोसिस में भी इक्वेटोरियल प्लेट पे आता है। एनाफेज भी देखो सेम सी दिखाई दे रही है। एनाफेज में ये क्रोमेटिड इधर चली गई, ये क्रोमेटिड इधर चली गई। टीलोफेज में सेपरेशन स्टार्ट और फाइनली डॉटर सेल्स बन गई, उसके जैसी ही है।
सेम है, लेकिन जो मेन फर्क आता है वो आपको इन 5 स्टेजेस का आता है कि मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। लैप्टोटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मियोसिस। लैप्टोटिन, अगर इस लैप्टोटिन की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल्स है, सारी चीजें हैं। जाइगोटिन, ये जो इस तरह क्रोमोजोम्स थे, ये 2 टाइप के क्रोमोजोम्स है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये मियोसिस है बेटा, क्रोमोजोम्स हाफ होते हैं। मान लो 46 क्रोमोजोम है, अब 46 में से 23 कौन कौन से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे किसी को नहीं पता। तो ये डार्क इसलिए दिखा रखा है ताकि क्रॉसिंग ओवर समझ में आए। अब उसी प्रोफेज 1 की जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है पैकेटिन, और पैकेटिन पे आप देखोगे कि क्रॉसिंग ओवर हो गई। जो ब्लैक वाले थे, जो इधर ये अनपेयर्ड थे, ये देखो ये पेयर में आए, ये भी पेयर में आए। अब ये देखो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये जो 2 पेयर क्रोमोजोम, एक ब्लैक वाला और एक व्हाइट वाला, एक दूसरे के कांटेक्ट में है और इनकी जो क्रोमेटिड एक दूसरे के नजदीक थी वो जब टिप में आई तो देखो ब्लैक वाले में तो व्हाइट वाले के कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए और व्हाइट वाले में ब्लैक, यानी कि टिप चेंज हो गई इनकी। इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होती है, न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो देखो बेटा डिसअपियर होनी शुरू हो गई। डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस में ये जिस तरह हमने पढ़ा था कि पेरिफ्री पे जाएंगे फाइबर्स वगैरह आने लग जाते हैं, ये ऊपर नीचे आपको जो एस्ट्रल रे दिखाई दे रही है। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सेम वही चीजें हैं जो कि माइटोसिस में जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े। मेन है ये प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस जिनके नाम है लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। अब ये पेरेंट सेल थी और इसने अपनी जब 2 डॉटर सेल बनाई तो इसमें 46 नंबर क्रोमोजोम, लेकिन इसमें 23। अब देखो जो ये 23 वाली थी, इसके क्रोमोजोम्स अच्छे से शो हो रहे हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, यही है ना। इसमें इसके कैरेक्टर, इसमें इसके कैरेक्टर। ये देखो अब वो जो 2 डॉटर सेल्स रहती हैं, ये पहले वाली भी अपनी 2 कॉपी बनाएगी, दूसरी वाली भी 2, यानी कि 2 से 4 बनी। ये वो 2 सेल्स हैं जो डिवाइड कर रही थी और 2 से 4 में कन्वर्ट हुई। लेकिन अब देखो इसकी प्रोफेज में, जैसे माइटोसिस में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, ये एस्ट्रल रे आने के लग रही है, ठीक है, पेरिफेरी की साइड गए। मेटाफेज के टाइम पे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। एनाफेज के टाइम पे ये देखो सेपरेशन होनी जो कि सेम माइटोसिस में हुई। देन ये टीलोफेज है उन दोनों की, और फाइनली 2 सेल से 4 सेल्स बन गई। मियोसिस के सेम कैरेक्टर आप पढ़ोगे जो कि हमने माइटोसिस में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी और जनरली भी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो दे रखी है प्रोफेज 1 की उन सारी लाइंस की, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। क्यों? मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हम ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब किस तरह न्यूक्लियस डिवाइड करता है, यानी कि कैसे कैसे हो रही है ये स्टेज। ध्यान से पढ़ना। रिडक्शन डिवीजन सबसे पहला डिवीजन होता है और इसको भी हम उन्हीं 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसमें 2 चीजें हैं, प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2। क्यों? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 सबसे कॉम्प्लिकेटेड होती है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस है, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी स्टेजेस रहती हैं जो कि हम अलग अलग स्टेज पे उसको जाके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहा है लैप्टोटिन। डायग्राम ये देखो, थ्रेड्स थे और ये जब इस तरह अरेंज होते हैं क्रोमोजोम, ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन। लैप्टोटिन, न्यूक्लियस एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, एंड्स न्यूक्लियर एनवलप के साथ रहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स छोटे हो जाते हैं, क्रोमोजोम्स थ्रेड की बजाय हमें क्लियरली शो होने लग जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर क्रोमोनीमियर्स यानी कि वो जो स्वेलिंग्स वगैरह आती हैं, क्लियर। अगर क्रोमोजोम्स की बात करेंगे, रेप्लिकेट करने लग जाते हैं बेटा। बुके, जैसे कि एक बुके होता है ना, सेम जो लैप्टोटिन है यहाँ पर हमें जो क्रोमोजोम्स का अरेंजमेंट है एक फ्लावर बुके के जैसा अपीयर होता है, क्लियर। जो सेंट्रियोल रहते हैं, ठीक है,
एक सेंट्रोसोम में जो दोनों सेंट्रियोल रहते हैं वो एक इधर और एक इधर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। इन सेल्स अंडर गोइंग मियोसिस, ध्यान से सुना, वो सेल्स जिनमें मियोसिस होती है, हमें पता है उनमें जो क्रोमोसोम्स है उनका 2 सेट होता है, यानी कि वो डिप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, और ऐसे डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं ये अलग अलग पेरेंट के, मान लो वो जो ब्लैक वाला हमेशा हो रहा है वो फादर का है, और जो वाइट वाला है वो किसका है बेटा, मदर का। क्लियर? तो यानी कि जिन सेल्स के अंदर मियोसिस होती है उसमें जो 2 क्रोमोसोम्स हम उनको 2 नाम देते हैं, पैटर्नल यानी कि फादर वाले और मैटरनल यानी कि मदर वाले। क्लियर? जैसे कि मान लो स्पर्म की जब फॉर्मेशन होगी तो हमें ये थोड़े पता है दादा के कैरेक्टर आएंगे या दादी के कैरेक्टर आएंगे, यानी कि वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। दूसरी जो स्टेज आती है इसको हम बोलते हैं जाइगोटिन। यहाँ पर अब जो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन इनके बीच में बन चुकी है। क्लियर? पेयरिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है और ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ये यहाँ पर रैंडमली पड़े हुए थे लेकिन जाइगोट में एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं बेटा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि वहाँ पर जो साइनेप्सिस है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ, यानी कि पेयरिंग कहाँ पर होने के लग रही है हम उसको कई सारे नाम देते हैं। प्रोसेंट्रिक अगर सेंट्रोमियर के कंट्रोल में आ रही है, प्रो टर्मिनल अगर टर्मिनल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और अगर बीच से कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स रहते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ बाईवैलेंट। बेटा जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पर पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी चीज क्लियर है? उसके बाद पैकेटिन। पैकेटिन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर होती है, सेल्स एनलार्ज कर जाती है, क्रोमोसोम्स वगैरह कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, और हर एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमेटिड। ठीक है, और वो जब पेयर में आती हैं तो इसकी वजह से उनके ऊपर कितनी क्रोमेटिड आ जाती है, 4 क्रोमेटिड। तो जो नज़दीक वाली होती है उनको हम बोलते हैं सिस्टर। सिस्टर का मतलब जैसे ये ब्लैक वाली है पेयर में है, मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, तो जो ब्लैक वाली इनको बोलेंगे सिस्टर, और जो ये व्हाइट वाले के साथ है इसको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर, यानी कि सेंट्रोमियर। तो जो सेम सेंट्रोमियर पे को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और मान लो ये 2 पेयर है, एक ब्लैक वाला और एक व्हाइट वाला, तो ये ब्लैक होगी सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन ब्लैक और व्हाइट हो गई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हम इजीली देख सकते हैं। और फाइनली होती है क्रॉसिंग ओवर, फादर के कैरेक्टर मदर के अंदर ट्रांसफर होना और मदर के कैरेक्टर का फादर के अंदर ट्रांसफर होना। क्लियर बेटा? डिप्लोटीन, जब हम डिप्लोटीन की बात करेंगे तो कहता है कि वहां पर जो फ्यूजन हुआ था वो धीरे धीरे करके रिजोल्व होना शुरू हो जाता है। क्रोमेटिड्स टेट्राड की स्टेज में जो रहती हैं हम उसके अंदर इजीली जो क्रॉसिंग ओवर रहती है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर याद हो हमने सेल बायोलॉजी के अंदर लंप ब्रश क्रोमोसोम्स पढ़े थे, वो कुछ और नहीं होते, एक्चुअल में डिप्लोटीन स्टेज वाले ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस का मतलब टर्मिनलाइजेशन, फाइनली जो टर्मिनल एंड रहता है वो होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आती है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में और मियोसिस की हो चाहे वो माइटोसिस की हो कोई फर्क नहीं है, इसमें वही चीज है कि मेटाफेज जो प्लेट इक्वेटोरियल जो प्लेट रहती है सारे के सारे क्रोमोसोम्स उस प्लेट के ऊपर क्या हो जाते हैं बेटा, आ जाते हैं। ये ऐसे कि एक पेयर ये एक पेयर ये, तो ये देखो इसी को तो क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं ना, कि ये व्हाइट वाले में ब्लैक के कैरेक्टर गए, ब्लैक वाले में किसके कैरेक्टर आ गए, व्हाइट वाले के कैरेक्टर आ गए। क्लियर? चलो जी, देन उसके बाद एनाफेज कि जिस तरह वहां पर हुआ था एनाफेज में भी यूनिवेलेंट जो बाईवेलेंट कंडीशन थी वो किस में आ जाती है, यूनिवेलेंट कंडीशन में, यानी कि सेपरेट होने लग जाते हैं। और टीलोफेज में फाइनली जो न्यूक्लियस रहता है उसका हो जाता है डिवीजन। बेटा अगर मैं यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी तो भी बेनिफिट नहीं है, किस लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गए, डायग्राम में सारी चीजें
क्योंकि हमने जो इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के, ये ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, अब वो मियोसिस 2, लेकिन इसको इक्वेशनल बोलते हैं। डबल तो होता है सेल का नंबर, लेकिन सेल के सिर्फ नंबर डबल होता है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं होता। मतलब डीएनए की कोई रेप्लिकेशन नहीं होती, क्रोमेटिड एक दूसरे के सिमिलर होती है। तो प्रोफेज 2 वही जैसे कि वहाँ माइटोसिस में होती है, इसके अंदर भी यही होता है। क्या होगा कि जो सेंट्रियोल के पेयर है वो अपोजिट पोल पे जाने लग जाएंगे, पेरिफ्री की तरफ सारे क्रोमोसोम्स घूम जाते हैं, और पेरिफ्री की तरफ घूमते ही जैसे ही फाइबर्स बनते हैं मेटाफेज 2 में एक दूसरे के क्या आती है, इक्वेटोरियल प्लेट पे। फाइनली एनाफेज में वो शॉर्ट होने लग जाती है, और टेलोफेज के टाइम पे वही 2 न्यूक्लियस यानी कि अलग अलग उनकी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, और जैसे ही न्यूक्लियस बनता है साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। तो उन 2 सेल से नेक्स्ट 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो मियोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? मियोसिस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस गैमिट की फॉर्मेशन। हम कहते हैं कि फादर में भी 46 है, मदर में भी 46, लेकिन फिर भी बच्चे में 46 ही क्यों है? डिप्लॉइड कंडीशन को हैप्लॉइड डिप्लॉइडी जो मेंटेन होती है हमारी, वो मियोसिस करती है। मियोसिस अगर हमारे अंदर नहीं होती तो हर बार क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल होता जाता। क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करना, क्रॉसिंग ओवर, फादर के कैरेक्टर मदर के अंदर या मदर के कैरेक्टर फादर के अंदर जो जाते हैं वो भी किसकी वजह से जाते हैं? मियोसिस की वजह से। म्यूटेशंस, सडन जो चेंजेस आते हैं वो मियोसिस की वजह से। तो कहते हैं क्या नीड हुई? नीड यही हुई कि जितनी भी स्पीसीज जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनकी प्लॉइडी का मतलब उनके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने का काम है वो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन होता है मियोसिस की वजह से। तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में कई टाइप की मियोसिस पढ़ी, गैमेटिक, जाइगोटिक और स्पोरिक, है ना, कि अडल्ट ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, अडल्ट ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड। गैमेटिक, जब मियोसिस गैमीट में हुए, अडल्ट पेरेंट कैसे हैं? डिप्लॉइड है, पेयर्ड है, लेकिन गैमीट में मियोसिस हो गई, और जब वो वापिस से क्या होता है फर्टिलाइजेशन, तो जो जाइगोट बने वो डिप्लॉइड बनता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जहाँ देखने को मिले उसको बोलेंगे गैमेटिक। जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद लोअर प्लांट और देखने को मिली थी ना, जाइगोट बन गया, मान लो उसमें पेयर्ड है, और फिर मियोसिस हो जाए तो जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म आएगा वो कैसा आएगा? हैप्लॉइड आएगा, उसको बोलते हैं जाइगोटिक। और एक होती है स्पोरिक। कई स्पीसीज की खासियत है कि वो अपने स्पोर्स बनाते हैं, लेकिन उनके स्पोर्स में होती है मियोसिस, और इसलिए जब स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई मियोसिस के थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरिक मियोसिस। क्लियर? ये हम फर्स्ट यूनिट में एल्गी, जहाँ पर हमने प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्रोटिस्टा वगैरह पढ़े थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस के अंदर डिफरेंस है इनकी फेजेस के साथ में, और फाइनली लास्ट नेम आता है कोल्चिसिन। आपको बताया था एक केमिकल होता है जो कि क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन को इनहिबिट नहीं करता। कोल्चिसिन से ट्रीट करके साइंटिस्ट क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं। क्लियर? विच इज यूज्ड फॉर डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर। इंपॉर्टेंट है, जिपमर में इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जो कोल्चिसिन होता है इसको एक ऑटम क्रोकस करके है, वहाँ से इसको एज एल्केलॉइड क्या किया जाता है बेटा? निकाला जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक पॉइजन। ये नीट के अंदर क्वेश्चन आता है। माइटोटिक पॉइजन किसको बोलते हैं? क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन को इनहिबिट नहीं करता, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जाके, अनडिवाइडिंग सेल्स में जाके डबलिंग का काम करता है। और ये डबलिंग का काम आज के टाइम पे कहाँ होने के लग रहा है? एग्रीकल्चर में। कि जो हाइब्रिड वैरायटीज प्रिपेयर की जा रही है वो इसी मेथड के थ्रू की जा रही है। तो हमारी जो सेकंड यूनिट है सेल बायोलॉजी वो हो गई कंप्लीट।
अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारी थर्ड यूनिट, और इस थर्ड यूनिट में जो नया सिलेबस रिवाइज हो गया है उसमें जो ये ट्रांसपोर्ट वाला आपको जो चैप्टर दिखाई दे रहा है वो नहीं है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसपोर्ट को रिमूव कर दिया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी जो आती है, सो ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है वो नहीं है। शायद आई गेस मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे, या फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वगैरह तो है। तो अब कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट।